हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 21वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 20 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं वो जाकर प्रीवियस क्लासेस पहले देख लें, तब उनको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। डायरेक्ट यदि इस क्लास में आ गए हैं तो इस क्लास को देखें, लेकिन इसके बाद वो शुरू करेंगे पहले लेक्चर से, तो उनकी ये तारतम्यता बन जाएगी। यदि आप डेमो के रूप में देख रहे हैं तो ये क्लास देख सकते हैं, लेकिन आपको शुरू करना है पहले क्लास से यदि आप इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ बनाना चाहते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रहा था कि एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई यदि ये संतुलन की अवस्था में है, यदि ये संतुलन की अवस्था में है, इसको जो है आइडियल कंडीशन कहा जाता है। तब जब ये एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई संतुलन की अवस्था में हो, लेकिन ये पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर चुके हों, पूर्ण रोजगार को जब प्राप्त कर चुके होते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में सबसे आइडियल कंडीशन माना जाता है। इन सारी चीज़ों की मैं चर्चा इसके प्रीवियस क्लास में कर चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा लिंक में बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी कि एवरेज डिमांड यानी कि औसत मांग और औसत आपूर्ति दोनों जब संतुलन की अवस्था में होंगे और ये पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर चुके हों। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने से तात्पर्य मेरा ये है कि जितने भी संसाधन हैं एक देश के भीतर, वो संसाधन का 100% यूज कर चुके हों। उससे ज़्यादा अब उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तकनीक को जो है कांस्टेंट कर देने पर, अगर कांस्टेंट नहीं करेंगे तो मान लीजिए 5 साल बाद तकनीकी कोई और एडवांस आ गई तो उत्पादन तो और बढ़ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में उत्पादन का मैक्सिमम स्टेज पहुंचाना है, लेकिन तकनीक को जो है नियत रखते हुए, ठीक है। यानी कि अब वो जो उत्पादन की मैक्स कंडीशन है जिस पे हमको पूर्ण रोजगार मिल जाएगा, उसको मैंने मान लिया कि 200 यूनिट का यदि उत्पादन किया जाए, मैंने लिख लेता हूं कि 200 यूनिट का यदि उत्पादन किया जाए, डिमांड और सप्लाई जब संतुलन में हो, तब यदि 200 यूनिट का उत्पादन किया जाए तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। मैंने ऐसा मान लिया, यहां पे लिख देता हूं पूर्ण रोजगार, ठीक है। ये पाने का उद्देश्य है, ठीक है। अब स्थिति क्या मैं आपसे चर्चा कर रहा था, स्थिति मैं ये चर्चा कर रहा था कि ये एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई ये संतुलन की स्थिति में आ चुके हैं, ये संतुलन में आ गए हैं, ठीक है। ये संतुलन में हैं, लेकिन जो ये इनकी स्थिरता हो गई है, ये उत्पादन कितना कर रहे हैं, 180 यूनिट। 180 यूनिट उत्पादन करने पर ही ये संतुलन के अवस्था में आ गए हैं। 180 यूनिट, ये क्या है, 180 यूनिट का ही उत्पादन कर रहे हैं और संतुलन की अवस्था में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण रोजगार की अवस्था में नहीं है। यानी कि 20 यूनिट उत्पादन करने की क्षमता, 20 यूनिट उत्पादन करने की क्षमता इनके अंदर अभी और है। यानी कि इन्होंने संतुलन की अवस्था यानी केस फर्स्ट तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसमें अभी कमी कितनी है, तो 20 यूनिट की, 20 यूनिट की, ठीक है। अब 20 यूनिट को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमारे पास क्या तरीके हैं। देखिए, कुछ तरीके हैं, मैं उसको चर्चा कर देता हूं शॉर्ट में। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास आप समझ तभी पाएंगे जब ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं तो। और इसके डिटेल में मैं अभी जाने वाला हूं, बहुत सारी चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब 20 यूनिट उत्पादन हमको और बढ़ाना है, तो हम इकोनॉमिक्स की जो आइडियल कंडीशन है यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएंगे। संतुलन तो हमारा बन ही गया है, लेकिन पूर्ण रोजगार अभी बाकी है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त रूप से 20 यूनिट का उत्पादन करते हैं। तो डियर फ्रेंड, यदि उत्पादन को बढ़ाना है, 20 यूनिट उत्पादन को बढ़ाना है, तो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना पड़ेगा। आगे ले जाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। तो हमारे पास ड्राइवर कौन कौन है, एक डिमांड यानी डिमांड करने वाले लोग यानी जो पब्लिक है
वो ड्राइवर बने कि सप्लायर यानी उद्यमी जो उत्पादन करते हैं वो ड्राइवर बने। हमारे पास दो ड्राइवर हैं, एक उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक। अब आप मुझे बताएं कि मैं किसको ड्राइवर बना लूं। चलो मैं मान लेता हूं कि सप्लायर को मैं यानी जो उद्यमी हैं उनको मैं ड्राइवर मान लेता हूं। चलिए ठीक है, मैं इनको ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनाने का मतलब ये हुआ कि अब ये अर्थव्यवस्था को सामने से लीड करेंगे। सामने से लीड करने का मतलब ये जो सप्लायर हैं, उद्यमी हैं, इनका काम क्या है? उत्पादन करना। तो ड्राइवर ये बनेंगे तो ये आगे से उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन करेंगे तो मांग बढ़ेगा, उत्पादन करेंगे तो आय का सृजन होगा लोगों का। जब आय का सृजन होगा लोगों का तो फिर मांग बढ़ेगा। तो इस तरह से जब ये उत्पादन करेंगे 20 यूनिट के बराबर तो हमारी स्थिति 180 यूनिट से 200 यूनिट तक आ जाएगी और हम जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब इनको यदि हम ड्राइवर बनाते हैं तो ये 20 यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन कर लें तो जिससे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति में चले जाएं। चलें हम इनसे चल के मिलते हैं। हम इनके पास जब जाके मिलते हैं तो हम इनसे कहते हैं कि भाई साहब आप जो है ड्राइवर बन जाइए हमारी अर्थव्यवस्था का और 20 यूनिट आप अतिरिक्त उत्पादन करिए जिससे हमारा देश जो आइडियल कंडीशन है पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएं। तो ये क्या कहते हैं, इनका क्या तर्क है आप सुने। ये कहते हैं कि आप जो है सही जगह पे नहीं आए हैं। मेरे पास जितना लोगों की मांग थी, जितना लोग मांग कर रहे थे 180 यूनिट के बराबर, उतना तो उत्पादन मैंने किया है। इससे ज़्यादा यदि ये मांग करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत थोड़े है, मेरी तो मशीनें हैं, मैं सब कुछ, और पूंजी की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उत्पादन और बढ़ा दूंगा। लेकिन आप जाके कहिए कि उत्पादन तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मांग तो करें। पहले मांग जाके आप बढ़वाइए, यानी कि ड्राइवर मैं नहीं बन सकता हूं, आप जाके ड्राइवर बनाइए मांग करने वाले लोगों को। जब मांग वो करेंगे तो उत्पादन करने में कोई दिक्कत थोड़े है, मैं उत्पादन तो करवा ही दूंगा। तो हम लोगों को ये पता चला कि चलो मैं गलत जगह पहुंच गया था। अब इनको ड्राइवर हटाते हैं, ये ड्राइवर लायक नहीं है, मैं ड्राइवर इनको बनाता हूँ जो उपभोक्ता हैं, जो उपभोग करने वाले हैं, जो मांग करते हैं, यानी हम लोग। इनको ड्राइवर बनाने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि आप गलत जगह पे आ गए हैं। मेरे पास जितनी क्षमता थी मैंने उतने का मांग किया, और मांग कौन नहीं करना चाहता? जिसके पास क्षमता होगी वो मांग तो करना ही चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि मर्सिडीज से चलूं। मर्सिडीज BMW से चलने के लिए आपके पास ये जरूरी है कि आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन हो। अतिरिक्त आय का सृजन कैसे होगा? जब अतिरिक्त उत्पादन होगा। उत्पादन कौन करता है? मैं तो मांग करने के लिए तैयार ही हूं, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है। पैसा कैसे हमको मिलेगा? जब अतिरिक्त उत्पादन हो। उत्पादन होगा तो हमारे लिए आय का सृजन होगा। जब आय का सृजन होगा तो हम मांग करेंगे। तो ये कहते हैं कि आप गलत जगह आ गए हैं, आप सही ड्राइवर हैं उत्पादक, आप उत्पादक के पास जाइए। तो हम इधर कभी इधर कभी इधर इन दोनों के चक्कर में जाके मिलते रहे और हमको कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक जो है हम इसके प्रीवियस वाले क्लास में आपको बता चुके थे। इसके आगे मैंने बताया था कि इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप देखते होंगे कि धारावाहिक पे लास्ट में एक मोड़ दे के रोक देते हैं। मैंने भी इसको यहीं पे रोक दिया था, लेकिन मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने रोक दिया था। ये कोई थिएटर नहीं चल रहा है ना। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन बने, एक्चुअल में कौन बने इसका ड्राइवर। अब आपने देखा कि कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, किसको बनाया जाए ड्राइवर? तो मैं थोड़ा सा कुछ थियरी बताता हूँ आपको, एक दो थियरी बताता हूँ, तो आप खुद से ही समझ जाएंगे कि किसको ड्राइवर बनाया जाए। अभी आप लोग बिल्कुल
आपका कॉग्निटिव विजडम बढ़ रहा है, यानी आपकी तर्क शक्ति बढ़ रही है। और ये जैसे जैसे सारी चीज़ें समझ में आएंगी आप बिल्कुल से कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ाने का बहुत कम लोगों का अप्रोच है, बहुत कम लोग ऐसा पढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि इतना कठिन बना के पढ़ाओ कि बच्चे कंफ्यूज रहें। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। उनको ये नहीं लगता कि इतने सरल भाषा में पढ़ाओ कि वो आपसे ज़्यादा जानने लगें। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यदि आप हमसे साथ में बने रहते हैं तो आप जब लास्ट टाइम आएगा तो आपको हमसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमसे बौद्धिक स्तर में ज़्यादा हैं। बौद्धिक स्तर यदि आपका ज़्यादा अच्छा है और हमारे बराबर जो मेरा ज्ञान है मैं आपके पास ट्रांसफ़र कर दे रहा हूं, तो आप हमसे आगे चले जाएंगे। तो आपसे मैं डिबेट करने की स्थिति में नहीं रहूँगा। मैं इतना प्रयास करूँगा कि आप लोगों को इतना इकोनॉमिक्स समझा दूँ। अब आप समझें कि 1930 के पहले 1930 में एक महामंदी आई थी। महामंदी के पहले, यानी मैं 1930 लिख लेता हूं, और 1930 के पहले क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स चलती थी। ठीक है, एक मिनट। इस क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1930 के पहले ये बड़ी पॉपुलर थी। पॉपुलर तो अभी भी है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब डिटेल में मैं समझाता चलूँगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहती है जो पूर्ति होती है, आपूर्ति, आपूर्ति जो है मांग का सृजन स्वयं करती है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, आपूर्ति जो है मांग का सृजन स्वयं करती है। अब इसका मतलब हम समझाते हैं। ये जो थियरी दिए थे ये जे.वी. से थे, एक अर्थशास्त्री जे.वी. से ने दिया था, से का बाजार नियम। ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे से, उन्होंने क्लासिकल थियरी दिया था और इन्होंने कहा था कि जो आपूर्ति है, पूर्ति जो है वो मांग का सृजन स्वयं करती है। इसका मतलब आप समझें। जो आप इकोनॉमिक्स की बुक देखेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, आपूर्ति मांग का सृजन स्वयं करती है। अब इसको आप समझते रहें। अब लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, आप समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए होता क्या है कि इस थियरी में अर्थशास्त्री द्वारा सुझाया गया कि आप उत्पादन करें, आप मांग का ना देखें कि मांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका काम सिर्फ उत्पादन है, आप उत्पादन करें। उत्पादन करेंगे तो मांग ऑटोमेटिक होने लगेगी। ठीक है, इनकी जो थियरी थी, इनके कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ, उद्यमियों को कहते हैं कि आप उत्पादन करें, उत्पादन करें, आप मांग की चिंता ना करें। उत्पादन करेंगे तो मांग अपने आप से आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी थियरी ये कहती थी कि आप पहले उत्पादन करें, उत्पादन करें, मांग की चिंता ना करें। आप मुझे बताएं क्या आज नहीं लागू होता है? आप मुझे बताएं कि क्या आप जो सैमसंग का मान लीजिए कोई लेटेस्ट फ़ोन आया या आईफोन कोई लेटेस्ट आया तो आप कहते हैं क्या कि इस डिज़ाइन से बना के दें, बल्कि वो पहले उत्पादन करते हैं, फिर ला के बाज़ार में लेके आते हैं और उसके अच्छे ढंग से मार्केटिंग करते हैं। तो आप जो है उसकी तरफ प्रभावित होते हैं और उसको आप लेते हैं। तो यहाँ भी तो ये थियरी लागू हो रही है, क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चीज़ क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे लगता है समझ गए होंगे। अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, इसके एप्लीकेशन को, लेकिन मैं तब तक चलता हूं 1930 में। 1930 में जो है ब्रिटेन में बहुत बड़ी महामंदी आ गई और तब चलती थी क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में या सारी दुनिया में यही चलती थी क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या कहती थी कि आप जो है आपूर्ति बढ़ाइए, यानी कि आप उत्पादन कीजिए और मार्केट में पहुंचाइए, मांग का सृजन स्वयं हो जाएगा। आप मांग की चिंता ना करें, आप सिर्फ उत्पादन बढ़ाएं और देश को बढ़ाएं। ठीक है, क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स ये हो गया। लेकिन जब 1930 में बहुत बड़ी मंदी आ गई ब्रिटेन में, तो यहाँ पे चूंकि यही थियरी फॉलो की जाती थी कि आप
मांग को ना देखिए, आप उत्पादन करिए। तो 1930 में भी लोगों ने यही किया कि मांग की चिंता छोड़ दिए और सिर्फ उत्पादन करते गए। उत्पादन करने से क्या हुआ कि मांग नहीं बढ़ रहा था, उस टाइम मांग लगातार घटता जा रहा था। ये उत्पादन जो है बढ़ा रहे थे और मांग लगातार घट रहा था, यानी क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे फेल हो जा रही थी। से का जो बाजार नियम है वो पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो जा रहा था 1930 में। तो अब वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट, यानी कि जब आप उत्पादन बढ़ाते जाएंगे, मांग घटता जाएगा तो सरप्लस की स्थिति आ जाएगी। जब सरप्लस की स्थिति, कहा जाता है कि यदि आपके पास आपूर्ति कम हो, यानी कि आप अभाव में हो, तो बुरी स्थिति है। जैसे आप अभाव में जी रहे हों, कोई अर्थव्यवस्था हो, जैसे भारत है, भारत में मान लीजिए अभाव है, तो ये बुरी स्थिति है। लेकिन अगर सरप्लस हो जाए तो ये बहुत बुरी स्थिति है। मैं इसको बहुत डिटेल में बताया हूँ, क्योंकि मैं इसको भी फिर बताने लगूंगा तो फिर मेरा 1 घंटा चला जाएगा और फिर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाते जा रहे थे और मांग लगातार घटती जा रही थी। तो यहाँ पे क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स फेल हो गई। तो यहाँ पे जो है एक वहाँ के अर्थशास्त्री थे केन्स। ठीक है, कौन अर्थशास्त्री थे? 1930 के बाद जो है केन्स एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक थियरी दिया, केन्शियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप इसको समझ लें तो मैं फिर आपको सारी चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। देखिए, 1930 में जब आर्थिक मंदी आ गई तो वहाँ पे क्लासिकल थियरी फेल हो गई, क्योंकि ये लोग उत्पादन बढ़ाते जा रहे थे लेकिन मांग नहीं बढ़ रहा था। तब वहाँ के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे केन्स, उन्होंने एक थियरी दिया, केन्शियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें इन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हैं, यानी आप उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, मांग जो है मांग घटती जा रही है, ये आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। आप उत्पादन को यानी सप्लायर को ड्राइवर ना बनाइए। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लासिकल थियरी में सप्लायर जो थे, सप्लायर को हमने ड्राइवर बना दिया था, सप्लायर को ड्राइवर बना दिया था। इन्होंने कहा कि आप सप्लायर को ड्राइवर ना बनाइए, आप यहाँ पे डिमांड को ड्राइवर बनाइए, यानी मांग पैदा कीजिए, उसके बाद उत्पादन कीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा क्या कि डिमांड को ड्राइवर बनाइए, यानी कि आप डिमांड जब आपकी बढ़ेगी तब उत्पादन स्वतः होने लगेगा। तो इन्होंने बिल्कुल से थियरी ही पलट दी, केन्स थियरी। फिर इसको जब फॉलो किया गया तो फिर अर्थव्यवस्था इनकी जो है एक पटरी पे आ गई। तो अब आप मुझे बताएं कि क्लासिकल थियरी ज़्यादा अच्छी है कि केन्स की थियरी ज़्यादा अच्छी है हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जो केन्स ने ये थियरी दिया था, ये विकसित राष्ट्रों को नज़र में रखते हुए दिया था। विकसित राष्ट्रों की समस्या ये है कि ये छोटे राष्ट्र हैं, यहाँ की जनसंख्या कम है और ये बहुत संपन्न है। जब बहुत संपन्न है तो यहाँ पे मांग की कमी होती रहती है अक्सर, यानी मंदी आती रहती। तो ये मंदी से निपटने का तरीका इन्होंने बताया था। लेकिन जब ये देश नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, मंदी से निपट लेते हैं, तो फिर ये क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स को ही फॉलो करते हैं। और मेनली जो हमारे जैसे विकासशील या गरीब मुल्क हैं, वो वहाँ पे क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स ही फॉलो की जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम भी उसी देश के हैं, यानी हम भी विकासशील देश के ही अर्थव्यवस्था में रहते हैं, तो हमारे यहाँ कौन सी थियरी ज़्यादा अच्छे से फॉलो की जाएगी? क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स जब फॉलो की जाएगी तो वहाँ पे ड्राइवर कौन होता है? सप्लायर, यानी उद्यमी जो है वो ड्राइवर है। अब हमको मिल गए ड्राइवर ना। अब थियरी देखने के बाद हमको ये पता चल गया कि अब हमको ड्राइवर मिल गए। अब ये लोग हमको इधर से उधर नहीं भेजेंगे। अब हम इनको थियरी दिखा के और उनको ड्राइवर हम बना देंगे। अब हम चलते हैं, उनको ड्राइवर बनाते हैं। अब हमको ड्राइवर मिल गए हैं। अब हमको ये
डिमांड सप्लाई की तरफ, सप्लाई डिमांड की तरफ नहीं भेजेंगे कि आप ड्राइवर ढूंढिए। अब हम इनको अपना तर्क दे सकते हैं क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स का कि आप बनिए ड्राइवर। हम इनको फोर्सफुली कहेंगे कि आप ड्राइवर हो और आप अर्थव्यवस्था को आगे ले चलिए और आप अपने ड्राइवर की भूमिका में आ जाइए। तो अब देखिए, पहली जो कंडीशन थी, यानी कि डिमांड और सप्लाई संतुलन की अवस्था में आ जाए और ये 200 यूनिट का उत्पादन करे, तब ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएगा। यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में आने के लिए इसको 200 यूनिट के बराबर उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि ये संतुलन की अवस्था में तो आ गए थे, लेकिन ये 180 यूनिट ही उत्पादन कर रहे थे, जिस कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं बन पाई थी। तो ये हमको अतिरिक्त उत्पादन करने की जरूरत कितनी है? 20 यूनिट के बराबर। ठीक है, 20 यूनिट के बराबर हम यदि अतिरिक्त उत्पादन कर लें तो हम जो है पूर्ण रोजगार विथ संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था में आइडियल कंडीशन कहा जाता है। अब मैं आपको इसका सारा चीज समझाता हूं धीरे धीरे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पूरी आपकी एक तर्क शक्ति अच्छे से बन जाएगी। मैं पानी पी लूं। जब हमें ये पता चल गया कि हमारे ड्राइवर सप्लायर हैं, तो अब सप्लायर को हमें प्रमोट करना है। सप्लायर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सप्लायर भी, अभी आप देख रहे थे सप्लायर भेज रहे थे डिमांड के पास, डिमांड भेज रहे थे सप्लायर के पास, यानी उपभोक्ता, उपभोग करने वाले कह रहे थे कि पहले जाके उत्पादन बढ़वाइए जिससे हमारे लिए आय का सृजन हो, ये कह रहे थे जाके पहले मांग बढ़वाइए। लेकिन जब सरकार ने इनके ऊपर फोर्सफुली कहा कि आप बढ़ाइए, सरकार ने कहना शुरू किया, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से भी तो कुछ करिए। तो सरकार ने क्या कहा? चलिए ठीक है मैं करता हूं। क्या करता हूं? टैक्स में आपको छूट देता हूं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कहा चलो मैं टैक्स में छूट देता हूं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो जब टैक्स में सरकार छूट देती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये सरकार जो है कारपोरेट की सरकार है, लेकिन एक्चुअल में कारपोरेट की सरकार नहीं, सरकार की और सबकी ये ज़रूरत है कि ये आगे बढ़ें, ये उत्पादन आगे से आके करें, नहीं तो देश नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन ये जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार छूट देती है कि आपको मैं टैक्स में छूट दे रहा हूं, आप उत्पादन को बढ़ाइए, आपके लिए मैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप उत्पादन को बढ़ाइए। सस्ता पर्याप्त पूंजी, यानी पूंजी भी इनको जो मिलेगी सस्ती मिलेगी, उसके लिए भी। ठीक है, उदारीकरण, जैसे आपको बहुत सारे जगह पे क्लियरेंस के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, तो सिंगल विंडो सिस्टम लाके आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए मेंटेन हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने देखा था कि टाटा ने अपने नैनो कार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल गई, लेकिन वहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हो जाने के कारण उसको शिफ्ट करना पड़ा फिर से गुजरात। ऐसी चीज़ें दिक्कत नहीं आएंगी। और भारत सरकार आपको सब्सिडी देगा, कहता है कि मैं आपको सब्सिडी दे देंगे, जो आप ऐसी वस्तुएं बनाएंगे उसमें कुछ चीज़ों में मैं आपको सब्सिडी दूंगा। तो सब्सिडी देती है तो लोगों को लगता है कि इनके साथ तो सरकार बड़ा प्रेम निभा रहा है, जबकि प्रेम नहीं निभा रहा है, ये आपके देश के साथ प्रेम निभाते हुए देश को आगे ले चलने के लिए सारा काम हो रहा है। राजनीतिक स्थिरता भी बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक स्थिरता जब तक नहीं रहेगी तब तक उत्पादन को सही ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोई भी उद्यमी वहाँ पे निवेश करने से पहले ये चेक करता है कि राजनीतिक स्थिरता बनी है कि नहीं बनी है। राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है तो बड़ी ही, चूँकि कोई पार्टी आई वो उसका अलग रूल रेगुलेशन, कोई दूसरी पार्टी आ गई उसने रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। श्रम बाजार में सुधार, हमारे यहाँ श्रम बाजार की भी समस्याएं बनी रहती हैं, इस व्यवस्था को भी सुधार करने की बात सरकार कहती है। जैसे आप देखते होंगे कि हड़ताल बंदी, यद्यपि इन लोगों की समस्याएं रहती हैं, लेकिन इसके भी कुछ अच्छे मजबूत कदम उठाने चाहिए। ठीक है,
मैं साफ कर लेता हूँ। जब इनको इतनी सारी चीज़ सरकार देने के बाद जब इनसे उद्यमियों से पूछा जाता है कि अब तो आप खुश हैं, अब आप उत्पादन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहते हैं सब चीज़ तो इसमें हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें मांग कहाँ बढ़ रही है, सॉरी दाम कहाँ बढ़ रहा है। यानी कि वस्तुओं की कीमत बढ़ने की बात आपने कहाँ कही, टैक्स छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है मेरे लिए, मैं उत्पादन क्यों करूँगा यदि वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ेगी। यदि कीमत नहीं बढ़ेगी तो मेरा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो आपने कीमत बढ़ने की तो कहीं बात ही नहीं की। तो आप ये देख रहे हैं कि एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई जब संतुलन की स्थिति में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कीमतें स्थिर हैं, कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। तो हमारा यहाँ पे तो निवेश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी ये केस यानी एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई जब संतुलन की स्थिति में होगा तो यहाँ पे वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ेगी, यानी वस्तुओं की कीमत स्थिर होगी। आप मुझे बताएं, एक मैं केस ले लेता हूँ, आप अपने एंड से मुझे बताएं कि आप यहाँ पे 3 केस मैं बताता हूँ, आप मुझे बताएं आप किस में निवेश करना पसंद करेंगे। पहला है, किसी वस्तु का आप उत्पादन, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका उत्पादन कर रहे हैं, उसका दाम लगातार बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि आप एक वस्तु है जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उसका दाम स्थिर है, उसका दाम बढ़ नहीं रहा है। और तीसरा है, आप ऐसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जा रहे हैं जिसका दाम घट रहा है। आप मुझे बताएं, आप अपने आप से बताएं कि आप किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इसका जिसका दाम बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका उत्पादन, कि जो स्थिर है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बस स्थिर बना रहेगा, दाल रोटी चलती रहेगी, उसका उत्पादन करेंगे, कि ये जो आपको कंगाल करने वाला है उसका उत्पादन करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसी का उत्पादन करेंगे। तो क्या उद्यमी जो है माहू तो खाया नहीं है, ये भी वही करेगा। तो ये स्थिर केस में क्यों जाएगा कि दाम वही संतुलन में बना हुआ है, स्थिर है, यानी दाल रोटी ही चलना। कोई भी उद्यमी जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो इसमें नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पे कोई भी उत्पादन करने को तैयार नहीं होगा। आप चाहे जितना सारी चीज़ें दे दें, स्थिर केस में कोई भी उद्यमी उत्पादन करने को तैयार नहीं होगा। ये इसी केस में फंसा रहेगा, ये 20 यूनिट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइडियल कंडीशन जो है, सबसे अच्छी जो 3 कंडीशन मैंने बताई है, पहला डिमांड ज़्यादा है, पहला मैंने ये बताया था, डिमांड और सप्लाई संतुलन में ये ज़्यादा अच्छा है, कि दूसरा डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी मुद्रास्फीति, यानी यहाँ पे दाम लगातार बढ़ रहा है, ये केस ज़्यादा अच्छा है। कि तीसरा डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, यानी अस्फीति, यहाँ पे महंगाई लगातार घटती जा रही है, यानी कि यहाँ पे वस्तुओं की कीमत घटती जा रही है, यहाँ पे वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे वस्तुओं की कीमत संतुलन में है। तो आप मुझे बताएं कहाँ पे निवेश करने जाएंगे। तो आप निवेश करने जाएंगे सेकंड केस में। तो सेकंड केस को ही इन तीनों में सबसे बेहतर कहा जाता है। ये जो स्थिति है ये विकसित राष्ट्र की है, ये सरप्लस वाली समस्या है, ये बहुत बुरी समस्या होती है। यहाँ पे कोई उद्यमी काम करने को तैयार नहीं है। उद्यमी काम करने के लिए तैयार है इस कंडीशन में, यानी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम होगा, तो इससे जो है वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो वहाँ पे जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से उद्यमियों को लाभ होगा। लाभ होने वाली स्थिति में ही उद्यमी ड्राइवर बनने के लिए तैयार हैं। जब ड्राइवर बनेंगे तो देश आगे जाएगा, तरक्की करेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। मैं एक बार इसको साफ करता हूँ, बताता हूँ। मैं 2 लॉ बता देता हूँ, ये छोटे छोटे हैं। सप्लाई लॉ क्या होता है? पूर्ति का नियम। सप्लाई लॉ ये कहता है
हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, यानी कि आप जो है प्राइस बढ़ाइए, मैं जो है सप्लाई बढ़ा दूंगा, ये सप्लाई लॉ कहता है। यानी हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, यानी आप जो है प्राइस बढ़ा दीजिए वस्तुओं का और मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। और ये डिमांड लॉ यानी मांग का नियम क्या कहता है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी कि वस्तुओं की कीमत को घटाइए और जो है मैं मांग को बढ़ा दूंगा। ये चीज़ शायद मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। जैसे कोई, आप ही अपने केस को ले लीजिए, जब वस्तुएं कीमत कम हो जाएंगी तो आप उसकी मांग बढ़ा देंगे, ये जो है डिमांड लॉ कहता है। और सप्लाई लॉ, चूँकि उद्यमी चाहता क्या है कि आप उसकी कीमत, अच्छी कीमत दें और सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सप्लाई लॉ कहता है। अब जो बेस्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था तीनों में जो बेस्ट कंडीशन था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जो एडी यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी मुद्रास्फीति की अवस्था, मुद्रास्फीति। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब ये 3 से 4% महंगाई की दर होगी, तभी जब ये महंगाई जब 3 से 4% होगी तो मुद्रास्फीति 3 से 4% होगी तो ग्रोथ इसके प्रोपोर्शनल में होगा। यानी क्या कंडीशन होगी, मुद्रास्फीति प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। जब मुद्रास्फीति 3 से 4% होगी तब ग्रोथ जो है उसके प्रोपोर्शनल में होगा। लेकिन जब महंगाई इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, 6%, 7%, 8%, 7%, यानी जब महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति इसके रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर महंगाई बढ़ने से फिर ग्रोथ घटेगा। कैसे, कि जैसे भाई आप बहुत महंगाई कर देंगे तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, तो ग्रोथ की कोई बात ही नहीं। और जैसे मुद्रास्फीति एक लिमिटेड टर्म में महंगाई बढ़ेगी तो फिर ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जैसे 3 से 4% अगर महंगाई दर है तो ग्रोथ यानी देश का विकास अच्छे से होगा। लेकिन जब ये महंगाई दर इससे ज़्यादा हो जाए, 4% ज़्यादा, 6% से ज़्यादा हो जाए, हालांकि इसके एरर लिया जाता है +-2, यानी 4 से कम यानी 2%, 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे ऊपर या नीचे जाने लगता है तो फिर आरबीआई को जो है लिखित में देना पड़ता है सरकार को कि आपने क्या किया, क्या कर रहे हैं। जिस 90 दिन तक अगर ऐसे बना रहता है तो आरबीआई भारत सरकार को लिखित में देता है कि किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको फिर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा हो जाती है तो ग्रोथ उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ। भारत के कंडीशन में हमेशा ये देखा गया है कि भारत देश में डिमांड हमेशा ज़्यादा रही है, सप्लाई कम होता रहा है। लेकिन 2020 में 1 फरवरी 2020 में जब बजट पेश किया गया तो उसमें ये कंडीशन उठ के आई कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने मांग में भारी कमी देखी जा रही है। जबकि उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा था, लॉकडाउन उसके बाद लगा। लेकिन उसके पहले ही ये बजट में बताया गया कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग मांग में उनकी कमी हो रही है। उसका कारण कोरोना नहीं था, बल्कि उसका कारण ये है कि उनकी बहुत बुरी स्थिति के कारण उनके पास मांग करने की क्षमता ही नहीं है, चूँकि उनके आय का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी तरफ फिर जब कोरोना आ गया, कोरोना के आने के बाद जो है फिर तो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की वही स्थिति हो गई। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि भारत में कभी भी मांग की समस्या नहीं रहती है। लेकिन ये पहली बार कोरोना से पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में मांग में कमी देखी गई, यानी कि सुस्त हो गई थी। और
शहरी क्षेत्र में कोरोना के बाद। लेकिन अब यहाँ पे हमारे अर्थशास्त्री लोग कैसी नीतियाँ अपनाते हैं, मैं उसके बारे में। तो हमको मांग को बढ़ाकर रिकवरी करने की ज़रूरत है, यानी डिमांड लेड रिकवरी। डिमांड लेड रिकवरी यानी मांग को बढ़ाकर रिकवरी करने की जरूरत है कि सप्लाई लेड रिकवरी की जरूरत है। तो हमारे यहाँ आज भी सप्लाई लेड रिकवरी को ही फॉलो किया जा रहा है, जबकि ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि जब हमारे यहाँ मांग की कमी हो रही है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, आप देख रहे होंगे कि कुछ मांग में कमी आ गई है, लोगों की आय के सृजन ना हो पाने के कारण या फिर कोरोना के कारण। लेकिन कोरोना से पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में जो है आय में कमी के कारण जो है मांग में कमी देखी गई, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ सप्लाई लेड रिकवरी प्रोसेस से रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन को बढ़ा के हम लोग जो है रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन को बढ़ाने से बढ़ाते रहिए, जब उनके लिए आय का सृजन ही नहीं हो पा रहा है तो वो मांग ही नहीं करेंगे, उत्पादन आप बढ़ाते रहिए। आप गलत डायरेक्शन में आप व्यवस्थाओं को आगे ले जा रहे हैं, यानी कि सप्लाई लेड रिकवरी के तहत आप भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मांग में कमी आई है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। उसको रिकवर करने के लिए ये ज़रूरी है डिमांड लेड रिकवरी, यानी मांग को बढ़ाकर आप ये जो मंदी की स्थिति छोटी सी दिखती है, यानी लोग सुस्त व्यवस्था जिसको कहते हैं, सुस्त पड़ी हुई है मार्केट, उस व्यवस्था से हम निकल सकते हैं। ये केन्स थ्योरी है। ये केन्स थ्योरी यही कहती थी कि मांग को बढ़ा के जो है जितना मांग बढ़े उसके एवरेज में सप्लाई करो। ठीक है, ये केन्स की थियरी को फॉलो करके हम लोग रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी क्लासिकल थियरी पे काम कर रहे हैं, जिस कारण हमारी समस्या नहीं रिकवर हो पा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में सारी बातें धीरे धीरे आने लगी होंगी। और यदि मेरा क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी लग रहा है तो मेरे क्लास को जो है लाइक करें, और जो कोई क्वेरी हुआ करे, आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।